Welcome to the official YouTube channel of Akshay Singh. Are you ready to take control of your financial future? Let's dive into the world of smart investments and wealth management. नमस्कार। कभी सोचा है कि मुंबई की किसी ऊंची इमारत या दिल्ली के किसी शानदार शॉपिंग मॉल में हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है? आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या आसान भाषा में REITs। हम में से कई लोगों का ये सपना रहा होगा कि काश शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में हमारी भी कोई हिस्सेदारी हो। लेकिन कुछ दशक पहले तक ये सोचना भी लगभग नामुमकिन था। देखिए, बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का काम था, बहुत अमीर लोग या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां। लेकिन फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और इस खेल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। तो चलिए इस बड़े विचार की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये रीट्स की जादुई दुनिया है क्या और ये काम कैसे करती है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड। है ना सिंपल? मतलब एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उस पैसे को बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या होटल्स जैसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। और इसका नतीजा ये कि एक आम निवेशक भी इन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज से होने वाली कमाई का हिस्सा बन जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में अमेरिका से और आज देखिए ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत में तो इसकी एंट्री 2019 में ही हुई और अब दुनिया भर में इनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मॉडल इतना सफल क्यों है? आइए जानते हैं। ठीक है, अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये मशीनरी असल में चलती कैसे है। ये है रीट्स का गोल्डन रूल। उन्हें अपनी कमाई का 90% हिस्सा निवेशकों में बांटना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है। जरा सोचिए, अगर रीट ने 100 रुपए कमाए तो उसे 90 रुपए डिविडेंड के तौर पर वापस देने ही होंगे और यही वो वजह है जो इसे इनकम का एक स्थिर जरिया बनाती है। मोटे तौर पर कहें तो रीट्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं इक्विटी रीट्स। ये असली मकान मालिक हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं और किराए से कमाते हैं। और दूसरे हैं मॉर्गेज रीट्स, जो एक तरह से बैंकर का काम करते हैं। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देते हैं और ब्याज से कमाते हैं। वैसे जब ज्यादातर लोग रीट्स की बात करते हैं तो उनका मतलब इक्विटी रीट्स से ही होता। अब रीट्स पब्लिक और प्राइवेट भी हो सकते हैं। पब्लिक रीट्स बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह हैं। आप उन्हें आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। वहीं प्राइवेट रीट्स कुछ फिक्स डिपॉजिट जैसे होते हैं, जहां पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है, लेकिन रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता भी नहीं रहती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रीट्स को समझने के लिए हम किसी सामान्य स्टॉक की तरह पी रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के नियम कहते हैं कि समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत घटती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत में अच्छी प्रॉपर्टी की कीमत तो समय के साथ बढ़ती है, तो जाहिर है ये तरीका तो काम नहीं करेगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है FFO यानी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। ये एक खास मीट्रिक है जो डेप्रिसिएशन के भ्रम को हटाकर ये बताता है कि कंपनी असल में कितना कैश कमा रही है। इसीलिए जब भी कोई निवेशक रीट्स को देखता है तो वो P/E रेशियो नहीं बल्कि FFO पर ध्यान देता है। तो याद रखने वाली बात यह है, नेट इनकम कभी कभी धोखा दे सकती है क्योंकि वो कागजों पर प्रॉपर्टी की कीमत घटाती है, लेकिन FFO असली तस्वीर दिखाता है, यानी प्रॉपर्टी से असल में कितनी नकदी आ रही है। अच्छा, अब जब हम इसके काम करने का तरीका समझ गए हैं तो चलिए अपनी नजरें भारत पर टिकाते हैं, जो रीट्स के लिए एक उभरता हुआ और बेहद रोमांचक बाजार बन चुका है। और ये स्लाइड बताती है कि क्यों 2025 में जहां दुनिया भर के REITs औसतन 4% का रिटर्न दे रहे हैं, वहीं भारतीय REITs लगभग दोगुना यानी 7% का रिटर्न दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो दुनिया भर के निवेशकों को भारत की ओर खींच रहा है। और सुनिए, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव होने वाला है। 1 जनवरी 2026 से सेबी रीट्स को इक्विटी का दर्जा दे देगा, बिल्कुल स्टॉक की तरह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि देश के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के लिए इनमें पैसा लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और जब इतना सारा पैसा आएगा तो जाहिर है इस बाजार में एक तरह से पैसों की बाढ़ आने की उम्मीद की जा सकती है। भारत ने एक और नया और दिलचस्प कदम उठाया है, SMRETS।
इसे छोटी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए एक मिनी स्टॉक मार्केट समझिए। अब तक लोग दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर छोटी प्रॉपर्टी खरीदते थे, लेकिन अब इसे एक संगठित और कानूनी ढांचा दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 10 लाख रुपए का निवेश रखा गया है। इसका मतलब है कि अब बड़े निवेशक भी छोटी लेकिन प्रोफेशनली मैनेज्ड प्रॉपर्टीज में आसानी से पैसा लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी सिरदर्द के। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और उन बड़े ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं जो इस सेक्टर की तकदीर लिखने वाले हैं। ऑफिस मार्केट में ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है। एक तरफ है अमेरिका, जहां हाइब्रिड वर्क की वजह से ऑफिस खाली पड़े हैं और उन्हें ज़ॉम्बी ऑफिस तक कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जहां गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल रही हैं और जिससे ऑफिस स्पेस की डिमांड आसमान छू रही है। दूसरा बड़ा ट्रेंड है एआई। एआई को चलाने के लिए चाहिए भारी मात्रा में डेटा और कंप्यूटिंग पावर, और इसके लिए चाहिए डेटा सेंटर्स। इससे डेटा सेंटर्स की मांग जबरदस्त बढ़ गई है। आलम यह है कि आज डेटा सेंटर रीट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती किराएदार ढूंढना नहीं, बल्कि अपने विशाल सेंटर्स को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली का इंतजाम करना है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि रीट्स में निवेश करना बेहतर है या खुद एक प्रॉपर्टी खरीदना। देखिए, रीट्स लिक्विडिटी देते हैं, यानी पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, साथ ही कई प्रॉपर्टीज में निवेश का मौका और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी, जबकि सीधी प्रॉपर्टी खरीदने में ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। तो चुनाव क्या होना चाहिए? तो रीट्स ने कमर्शियल रियल एस्टेट का दरवाज़ा हम सभी के लिए खोल दिया है। अब यह हर किसी पर निर्भर करता है कि वो इस दुनिया में कौन सा कमरा चुनते हैं, ऑफिस, मॉल, होटल या फिर डेटा सेंटर। चुनाव आप